बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरान की नेवी ने हंगामी बेसिस पर नए क्रूज मिसाइल सिस्टम, चॉपर्स और उसके अलावा इन्होंने जो सूटेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर के लिए हेलीकॉप्टर्स हैं वो डिप्लॉय कर दिए हैं और पूरे मुल्क के अंदर ख़ास तौर पर उनकी नेवी और तमाम जगहों पर यानी की पॉइंट्स के ऊपर इस वक्त मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं। और ये तमाम जो मिसाइल सिस्टम है वो भरपूर तैयारी के साथ उन्होंने उतार दिए हैं। किसी भी वक्त शायद अब माहौल इस तरह का हो चुका है कि ईरान के खिलाफ एक जंग छिड़ सकती है और ये जंग इतनी खतरनाक हो सकती है कि ये पूरे खित्ते को लपेट में ले सकती है। असल में सूरत हाल ये पैदा हुई कि कल इंडिया ओशियन जो साइड है वहाँ पर एक जा रहा था ऑयल टैंकर और उसको तबाह कर दिया गया पूरी तरह। यानी ये तो तेल जा रहा था, शिप पर जा रहा था। अमेरिका इजराइल ने कहा है कि जिसको ईरान ने तबाह किया है ड्रोन हमले से, जो सऊदी अरब से लेकर इंडिया जा रहा था। ना ईरान ने अभी इस पर बात की है, ना यमनियों ने इस पर बात की है, लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम लगा दी। क्लियर इंडिकेशन है कि ईरान को इस वक्त इस जंग में ड्रैग करने की पूरी तैयारी है। असल कहानी इस वक्त यह है कि ईरान के तमाम मिसाइल उन्होंने डिप्लॉय करने शुरू कर दिए की जगहों पर और उन्होंने कहा है कि जो भी हमारी तरफ आएगा उसके मुल्क में एक एक जगह पर मिसाइल दागे जाएंगे और हम जो इनका हाल करेंगे। अभी तो हमने यमन को सिर्फ सपोर्ट किया ना, उसके बाद सूरत हाल इतनी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी कि जिसका हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आप जानते हैं कि कल जो बाइडन की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिला और उन्होंने ईरान से बातचीत की कि आप यमन को समझाएं कि वो शिप्स पर हमला करना बंद कर दे, इससे तबाही हो रही है। तो ईरान ने क्लियर लिखा कि आप हमें जो कह रहे हैं तो आप इजराइल को मना क्यों नहीं करते? इजराइल को मना कर दें तो ये जंग खत्म हो जाएगी, पूरा खिता सुकून में आ जाएगा। अब अमेरिका अगर इजराइल मना हो रहा होता तो क्या वो ईरान के तरले करने के लिए फ़ोन करता? कहानी इससे ज़्यादा खतरनाक हो गई है। असल में इस वक्त ये ज़रा आप मनाजिर देख सकते हैं, अवाम इस वक्त बहुत बड़ी तादाद के अंदर सड़कों पर आ गई है नेतन्याहू के खिलाफ। इतनी बड़ी तादाद में निकली है और वो एक ही बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू को कुर्सी से उतारो, घर भेजो। दो डिमांड्स हैं इस वक्त इसराइली की। पहले ही उनकी डिमांड्स होती थी कि अपने कैदी वापस लेकर आओ और हमास को ख़त्म करो। अब वो क्या कह रहे हैं? अब वो कह रहे हैं कैदियों को वापस लाओ, नेतन्याहू को घर भेजो, क्योंकि ये बंदा जंग चाह रहा है। अगर ये बंदा हट जाए पीछे से और जंग खत्म हो जाए तो फिर मामला क्लियर हो जाएगा। उधर नेतन्याहू आता है अवाम के पास और उसके पास चूंकि बिल्कुल कम वक्त रह गया है तो वो अवाम को आकर समझा रहा है। उसकी अपनी हालत देखिए, उसका वजन कितना गिर गया है, उसको यानी इतनी बुरी तरह वो स्ट्रेस का शिकार है कि उसने पूरे इसराइल को उस तबाही में धकेल दिया जिसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। अवाम को आकर कहता है कि मैं लगा हुआ हूँ, अगर मैं पीछे हट गया तो आपका अपना वजूद बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा, फिर उसके बाद इसराइल का क़याम खतरे में पड़ जाएगा, आपको अंदाज़ा नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रहा है फला। अवाम उसकी बात मानने को तैयार नहीं, क्योंकि इसराइल जहाँ पर स्ट्राइक करती है वहाँ पर पता ये चलता है कि उनके अपने कैदी मारे गए हैं। इसराइल की अवाम इस वक्त इतनी शदीद गुस्से में है कि शायद आपने कभी उनको देखा नहीं है। अब मसला क्या हुआ है, आप ये देखें, जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मनाजिर चल रहे हैं। इसराइल ने कहा है कि हमारे ये 8 फौजी मारे गए हैं और इसराइल के अंदर लोग इतना गुस्से में है, इतना गुस्से में है, वो कह रहे हैं हमास आपसे मारे नहीं जा रहे, आप लोग फौजियों को मरवा रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो असल में चुन चुन कर इसराइल के अंदर जो टॉप पोजीशंस पर उन्होंने रखे हुए थे, यानी आप ये समझे हाई क्लास जो फौजी होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, जो कमांडोज होते हैं, वो कल 8 मारे गए हैं। जब इसराइल एडमिट कर ले कि 8 मारे गए हैं तो समझ लीजिएगा 50-60 से ज़्यादा तो मारे गए। यानी अब कल अगर बात करें तो हमास ने तो एक क्लियरली बात की है, उन्होंने कहा जी 60 के करीब तो उन्होंने फौजी उनके मार दिए हैं और ज़ख्मी भी कर दिए हैं। 8 आप अगर एडमिट करें 8 तो 50-60 तो आप आसानी से लगा लें, क्योंकि वो कभी ज़िंदगी में आपको सही बात नहीं बताएंगे। और प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हो रही है कि इस वक्त नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा पड़ा है, अब इनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हमने क्या करना है, किस तरह की सूरत हाल है। अमेरिका ये बात कह रहा है कि जी ईरान ने ड्रोन मारा। अब ये सारे कोशिश क्या कर रहे हैं नेतन्याहू, क्योंकि जंग तो इनसे जीती नहीं जा रही, हमास की बिल्कुल भी नहीं जीती जा रही, तो प्लान उन्होंने ये किया है कि हम इस जंग को अब ईरान तक लेकर जाएं, क्योंकि यमन उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा। अमेरिका ने असल में कहा है कि हम यमन पर हमला अभी नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि इस वक्त
कल जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर ये बात सारी तय हुई नेतन्याहू और इस सारे मामले पर कि जी हमने क्या करना है इनके साथ। उन्होंने कहा जी यमन पर अभी हम हमला नहीं कर सकते क्योंकि हमें सपोर्ट हासिल नहीं हो रही। अगर हमने यमन पर हमला कर दिया तो हमारी तो तबाही सामने आ जाएगी। तो अब वो करते करते सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि किसी ना किसी तर्ज पर तो इजराइल ने ईरान को ड्रैग करने में कामयाब हो गया है। अमेरिका पर प्रेशर है पूरी तरह। अब इन्होंने जो प्लान किया है कि ईरान को हम टारगेट करेंगे और ईरान को किसी भी तरह अमेरिका से किसी तरह लड़ा दें तो उसके बाद हमारा मसला हल हो जाएगा। आप अगर यमन से लड़ाई कर लें तो खित्ते में जो जंग छिड़ेगी उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप अगर ईरान से जंग कर लें तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो ईरान इस वक्त अपने हेलीकॉप्टर्स और ये खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए तमाम चीज़ें डिप्लॉय कर रहा है, आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर जो होती है ये बड़ी खतरनाक होती है। ये इस वक्त ईरान ये काम करने जा रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को वो इस्तेमाल करेगा हमला करने के लिए। जो भी मुल्क उसके सामने आएगा ये उसके जो रडार है उसको जैम कर देंगे, उसका कम्युनिकेशन सिस्टम जैम कर देंगे। और सबसे बढ़कर बात ये होती है कि ये अपने मुल्क को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से या हमलों से बचाएंगे और अपना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बचाएंगे। अब ये सारा जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सिस्टम है ये सारी की सारी चीज़ें याद रखिएगा चाइना ने इनको दी है। अब पूरा मामला इस वक्त सामने ये आ चुका है कि इन्होंने चीज़ें डिप्लॉय कर दी हैं। यानी इस वक्त ये मॉडर्न मिलिट्री जो स्ट्रेटजी है उसमें काम ये कर रहे हैं कि ज़मीन से, आसमान से और समंदरों से, स्पेस से और साइबर डोमेन, यहाँ पर पूरी तरह ईरान को पता है कि अब हमले होने हैं तो उन्होंने तैयारी पूरी कर दी है। और उन्होंने जिस तरह की अप्रोच रखी है उनके पास इतनी प्रॉक्सीज हैं कि वो अमेरिका की फोर्सेस, नाटो की फोर्सेस का जो हशर करेंगे वो दुनिया सारी देखेगी। लेकिन उसके साथ साथ अभी तो ये सूरत हाल है वो पूरा मेडिटेरेनियन सी जो है वो उसको रोक देंगे। यानी यूरोप में भी कोई टैंकर नहीं जा सकता, कोई माल नहीं जा सकता। ये यूरोप की वो शारक को पूरा पकड़ने जा रहे हैं। और सारे ममालिक आप देखिए कितने बेबस हैं इसराइल के आगे कि पूरा इसराइल सड़कों पर निकला हुआ है नेतन्याहू के खिलाफ। वो बजाय कुर्सी से उतरने के वो काम क्या कर रहा है कि वो कह रहा नहीं आगे जाना है। अब ये उन ममालिक के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है जो अमेरिका के एक छोटे से सफारतकार के एक इशारे पर अपने मुल्क के तख्ते उलट देते हैं, उनके अपने हुक्मरानों को घर भेज देते हैं। आप नेतन्याहू को देखें, जो बाइडेन पहुंचता है वहां पर जाकर नेतन्याहू को कहता है तुमने काम नहीं करना। लॉयड ऑस्टिन आ रहा है, फिर इसके बाद ब्लिंकन, यानी कोई नाम ले लें आप, सारे पहुंच रहे हैं इसराइल और जाकर नेतन्याहू को कह रहे हैं कि नहीं तुमने काम नहीं करना। तुमने, वो कहता मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता, मैं करूंगा, हमने तो करनी है जंग। और वो साथ ये कह रहा है कि हमने जो मर्जी हो जाए इनको टिकने नहीं देना फलस्तीनियों को। यानी वो पूरी तरह तीसरी जंग अजीम उसके दिमाग पर सवार है। वो कहते करना ही करना। अब वो ईरान को ड्रैग करने के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने ये काम शुरू कर दिया जी। वो वहाँ पर एक ड्रोन हुआ था, अब ईरान ने अभी तक कहा ही नहीं है कि हमने मारा है, ये किसी ने किया है। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो आप इस बड़ी जंग के लिए तैयार है। यहाँ पर अब जो जंग होगी वो बड़ी खतरनाक होगी। आप कम्युनिकेशन सिस्टम जैम करेंगे, आप तैयारों को गिराएंगे। अमेरिका को परेशानी ये है कि मेरी लड़ाई जो बनती थी वो चाइना से बनती थी। अब मैं उन ताकतों के साथ लड़ने के लिए जा रहा हूँ कि जिनका $2000 का एक ड्रोन होता है और मेरा 1 अरब से जायद का मिसाइल होता है, तो मुझे तो जंग बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रही है। और मज़े की बात यह है कि इजराइल को भी पैसे पे करने हैं और अमेरिका को अपने बजट से भी निकालने हैं। यानी वो मुफ्त में जाकर इसराइल का इत्तेहादी बना फिर रहा है। अब आप ये सोच लें कि इस वक्त सायरन इतने ज़्यादा इसराइल के अंदर बज रहे हैं, इतने ज़्यादा सायरन बज रहे हैं कि रॉकेट्स पर रॉकेट फायर किए जा रहे हैं। आपका तीसरा महीना है और अभी तक आप पहले दिन वाली पोजीशन से ज़्यादा खतरनाक पोजीशन पर आ रहे हैं। पहले तो आपके इतने फौजी मारे नहीं जाते थे, आपके डेली बेसिस पर टैंक्स तबाह हो रहे हैं, आपकी गाड़ियां तबाह हो रही हैं, आपके फौजियों को मारा जा रहा है। और मज़े की बात यह है जो बड़ी अजीबोगरीब है कि सारी दुनिया इन वीडियोज़ को देख रही है, जिन फौजियों को ये मार रहे हैं पूरा वर्ल्ड उनको देख रहा है। कि आप ये देखिएगा पूरी दुनिया के अंदर इस दफ़ा जो क्रिसमस मनाई जा रही है, लोग ये कह रहे हैं कि यार इस क्रिसमस का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। वो देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर बर्बादी हो रही है, इतनी जंग है, लोग इस दफ़ा बहुत ज़्यादा बेजार हैं। यानी आप ये देखिए मुसलमान तो है ही है, गैर मुस्लिम भी बहुत ज़्यादा बेजार है कि पूरी दुनिया किस तरफ जा रही है। सुकून नाम की चीज़ नहीं है, कभी उधर जंग है, कभी उधर जंग है, कभी उधर जंग है।
तो अब आप ये सोचें कि बात ईरान ने बिल्कुल ठीक कही है। उन्होंने कहा है कि आप हमें जो कॉल करके कह रहे हैं कि यमन को समझाएं, आप इसराइल के हाथ रोक लें, इसराइल को रोक लें तो ये जंग खत्म हो जाएगी। और या तो इसराइल की अवाम ये ना चाह रही हो तो चलिए फिर भी समझ आती, इसराइल की अवाम ये कह रही है कि नहीं इस जंग को रोकें, लेकिन आप ये सोच लें कि उनसे मामला हल नहीं हो रहा। अब आप ये सोचें कि एक तरफ तो इसराइल को ये नुकसान है कि उनके जो की कमांडोज थे, सारे जो मेन जंग के अंदर उन्होंने उतारे थे वो सारे मारे गए हैं, और इतने इलीट कमांडोज उनके मारे गए हैं कि आप अंदाज़ा यहाँ से कर लें कि जहाँ से आपकी खेप करीम उठकर जाती है आर्मी चीफ बनने के लिए, जर्नैल बनने के लिए, कमांडर्स बनने के लिए, ये टॉप लेवल के आपके जाते हैं आपके इंटेलिजेंस के चीफ बनने के लिए, उस खेप को तो इन्होंने उड़ा दिया है। यानी जो ब्रेन होता है जो टॉप लेवल का, इस जंग से अगर ये जीत जाते हैं हमास से जंग, आप जानते हैं कि अगर इनकी गुलानी यूनिट जो है वो इस जंग के अंदर बड़ा लीड किरदार जिनको उम्मीद थी कि करते, तो उनमें से इन्होंने अभी से चुन लेने थे कि फलाने फलाने बंदे ने हमें हमास के खिलाफ कामयाबी दिलवाई है, तो लिहाजा इनको हमने कल को शॉर्टलिस्ट कर लिया है आर्मी चीफ के लिए, बड़े ओहदों के लिए, उसके बाद हम मुसाद के चीफ के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए इन्होंने शॉर्टलिस्ट कर लेना था। प्रॉब्लम ये है कि जिनको इन्होंने नज़र रखी हुई थी कि अच्छा हम इनको शॉर्टलिस्ट करेंगे, वो सारे के सारे मारे गए हैं, उनमें से बचा ही कोई नहीं है। अब आप सोचें कि जब आपके कमांडोज जिन पर आपने तकिया किया हुआ था कि ये कल को आर्मी चीफ बनेंगे, वो मारे गए हैं, तो बाकी क्या सूरत हाल है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि दो चीज़ें बड़ी कंप्लेन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा फौजी जो बच भी जाते हैं, ये बात अभी तक शायद किसी को हजम नहीं हो पा रही, और ये हमने इस तरह की सूरत हाल अफगानिस्तान में भी देखी थी। देखिए इसका मामला क्या है, क्या कौन सी ताकत इनकी मदद करती है, ये बात अभी तक क्लियर नहीं है। हुआ ये है कि अमेरिका जब अफगानिस्तान में था तो अमेरिकी फौजियों ने कंप्लेन की थी कि ऐसी कई दफ़ा हमले हमारे साथ होते हैं या हम पर हमले किए जाते हैं कि हमारा जो डिटेक्शन सिस्टम होता है, जो ख़ास तौर पर जासूसी के आलात होते हैं, वो जवाब दे जाते हैं और अचानक अफगान तालिबान के लोग हम पर आते हैं, हमले करते हैं, मार डालते हैं। अब आप ये सोचें कि जो इजराइल के फौजी बचे उन्होंने क्या बात की, उन्होंने कहा हम घोस्ट से, भूतों से लड़ाई कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि ये लोग कहाँ से उठकर आते हैं, हमने ऊपर से ड्रोन्स लगाए हुए हैं, स्कैनिंग कर रहे हैं, हमें एक एक चीज़ बताई जा रही है और वो आकर हम पर हमले करते हैं। हमले करने के बाद वो गायब हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। वो कह रहे हैं कि कोई ताकत ऐसा लगता है कि मदद इनकी करती है, या फिर ये गायब हो जाते हैं, ये जिस तरह भूत गायब होते हैं। वो कहते हैं हम खड़े होते हैं, हमें पता ही नहीं, शायद दाएं बाएं से आते हैं, हमारे कोलीग्स को और हमारे फौजियों को मार के चले, जो बच जाते हैं वो कहानियाँ बता रहे हैं। अब ये बात उनको हजम नहीं हो पा रही कि ये क्या है, कोई मदद आ रही है इनकी या क्या सूरत हाल है। और अजीब बात ये है कि इजराइल के जो फौजी हैं, अब पहले मामला ये था कि उनको ये मारते थे, अब जो इजराइल के फौजी मैदान में गजा में उतरे हुए हैं उनकी वो बाकियात भी कोशिश करते हैं ले जाने की। असल में उनकी बॉडी पर कैमरे लगे होते हैं तो उनको प्लानिंग का पता चल जाता है, उनके साथ डिवाइसेस होती हैं, हथियार होता है, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो इस वक्त हमास के हाथ में लग जाती हैं। तो जब ये लग जाती है तो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि ये कार्रवाई कैसी कर सकती है। यानी कई वीडियोज़ ऐसे उनके हाथ में लगी कि जहाँ पर इजरायली फौजियों का एक एक प्लान उनके सामने आ गया कि अच्छा अब हम ये करेंगे वो करेंगे। अब आप ये सोचें कि आप फौजियों को ले गए, अब मिसाल के तौर पर एक जगह लड़ाई हुई तो एक खेप इन्होंने मारी उनकी, ये अचानक से सुरंगों से आए और उनको बचाने के लिए दूसरी आई खेप, वो भी मारी गई, तीसरी आई वो भी मारी गई। जब 3 मारी गई तो उन्होंने कहा यहाँ पर मारे जा रहे, उन्होंने ऊपर से हेलीकॉप्टर ड्रोन्स भेजे कि इस जगह पर स्ट्राइक करें। और जब उन्होंने स्ट्राइक की उससे पहले वो जो फौजी मारे गए तो उनको वो खींच के सुरंगों में ले गए और उनकी बाकियात भी नहीं मिली। तो उन्होंने जब ये देखा कि हमने सब कुछ तबाह कर दिया, बाद में उनको पता चला कि यहाँ से वो कहीं से किसी जगह सुरंगों में ले गए, कहाँ ले गए ये किसी को नहीं पता। तो आप अब अंदाजा कर लें जब लड़ाई का लेवल ये हो जाएगा तो आप कैसे जंग जीत सकते हैं, कैसे आपका लेवल होगा कि आपने अगले मरहले पर जाकर ही काम करना है। तो आप बताइए, अवाम को वो साथ फिर वीडियोस भी रिलीज करके देते हैं। इजराइल के अंदर इस वक्त गुस्सा है, नफरत है, अपनी ही कौम के खिलाफ, अपनी अवाम के खिलाफ। इतनी सूरत हाल बुरी देखकर भी नेतन्याहू का दिल नहीं भरा, वो कहता नहीं मैंने लड़ाई करनी है। अब आप 1 मिनट के लिए सोचें, किसी और मुल्क के अंदर अगर अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ ये मामला हो रहा होता तो उन्होंने बस एक खत लिखना था वहाँ के जो लोग हैं और उसके बाद उनकी हुकूमतों के तख्ते उलट जाने थे।
यहां पर वो नेतन्याहू उनको कह रहा है कि बेशक भाड़ में जाए तुम्हारे इलेक्शन, जो मर्जी करो, मुझे इस सारे मामले पर तुम्हारी सपोर्ट चाहिए। और वो तरले किसके कर रहा है? ईरान के अमेरिका तरले कर रहा है कि आप यमन को समझाएं जाकर कि वो ये हमले करना बंद करें। कभी आपने जिंदगी में पहले ही सोचा था, लेकिन अब ये हो रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।